कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम झकास। चलिए फिर आ जाइए, नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ आप लोगों के, मज़ेदार टॉपिक सुनकर आप लोग खुद चौंक जाएंगे क्योंकि टॉपिक एकदम मसाला मिर्च पूरा अचार लेकर आया हुआ है। देखिए कैसे पढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम पहले सुनिएगा। इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बता रखा है कि इसको मैं पढ़ाऊंगा, किरचॉफ्स लॉ। तो आइए पहले इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सिलेबस में, इससे क्या ज़रूरत है, फिर ये पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्यों पढ़ाया जाने वाला है। देखिए आपके पास छोटी मोटी जब सर्किट्स होती हैं तो आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, V = IR, ओम्स लॉ लगा लेते हो, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हो और सॉल्व हो जाती हैं छोटी मोटी सर्किट्स में, नन्ही मुन्नी सर्किट में, आप जैसे सर्किट में। लेकिन जब सर्किट मेरी जैसी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब जैसे ही सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, सेल का कॉम्बिनेशन था, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन था, ओम्स लॉ था, इन सब से काम नहीं चलने वाला है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगना चालू हो जाती हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समराइज्ड करके दो लॉ बना दिए गए। क्या बोला मैंने? उन्हीं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समराइज्ड करके 2 लॉज बना दिए गए। उन्हीं दोनों लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हमें ये जानकारी निकली कि किरचॉफ्स लॉ और इज द या कह सकते हैं 2 लॉज हैं। तो किरचॉफ्स लॉज आर द फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ये लॉज कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हैं जो नॉर्मली लॉज से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। किरचॉफ्स लॉज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के हैं या कह सकते हैं 2 हैं। किरचॉफ्स लॉ 2 हैं। 2 लॉज कौन से हैं? चलिए इसको समझते हैं और फिर वो क्यों पढ़ाए जाने हैं उसको भी समझते हैं। तो पहला लॉ जो है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं भैया? नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्यों कहते हैं ये भी जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ की पूरी डिटेल्ड स्टोरी पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए। दूसरा लॉ जो आपका है, पहला आपका हो गया जंक्शन रूल, दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग लूप रूल के नाम से जानते हैं। तो 2 लॉ हमारे पास हो गए। इनके और भी नाम हैं, वो क्या नाम है अभी जब इनको पढ़िएगा तब हम बताएंगे आपको। तो हमारे पास 2 लॉज हैं, एक है जंक्शन रूल, दूसरा है लूप रूल। तो दोनों लॉज से मिलकर बनता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के बारे में या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स सर्किट किन्हें कहेंगे? जहाँ पर बहुत सारी सिंपल सर्किट एक में मिल गई हों, बहुत सारी सिंपल सर्किट और एक में मिल गई हों और देखने के बाद ये ना पता चले कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ पैरेलल में है। ये देखने के बाद जब पता ना चले तो जान जाइए वो सर्किट जो है वो सिंपल सर्किट नहीं रह गई है, वो सर्किट अब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई है और उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत पड़नी है। समझ गए बच्चों? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला लॉ जिसे हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। किरचॉफ ने पूरी फिजिक्स की निचोड़ को पकड़ लिया। किरचॉफ ने देखा कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, 2 बातें तो 100% पक्की हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं यहाँ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, कोई भी हमारी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी भी सिंपल सर्किट हो, एक बात तो 100% पक्का है कि उस सर्किट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो ही करेगा ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो 100% होगा ही होगा। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होना ही होना है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने जो पकड़ा, बताता रहा हूँ मैं आपसे, किरचॉफ जड़ में घुस गए और जड़ में घुसने के बाद उन्होंने उस मेन चीज़ को पकड़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहा किसी भी सर्किट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होना ही होना है। कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो फ्लो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा पॉइंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इन्होंने 2 चीज़ें पकड़ी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जब पकड़ा तो इन्होंने पहला रूल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जब पकड़ा तो इसके हिसाब से बनाया लूप रूल या लॉ। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा कि जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन, 4 पॉइंट दे देगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड नन ऑफ द अबव। तो जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है? तो इसका जवाब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
लूप रूल किस पे बेस्ड है? तो लूप रूल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। समझ गए? तो ये इनके कॉन्सेप्ट थे जिसको बेस्ड होकर किरचॉफ ने इन चीज़ों को बनाया। तो पहला था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब समय बहुत हो गया इंट्रोडक्शन में, अब हमें लगता है कि हमें जंक्शन रूल में आ जाना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। जल्दी से पहले डालिएगा जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। इसका एक नाम और होता है जो आप लोगों को बता दूं, उसी नाम से ज़्यादा ये फेमस भी है। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स सर्किटल लॉ। किरचॉफ्स सर्किटल लॉ के नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL लिखते हैं। तो आप लोग भी जंक्शन रूल लिख के ब्रैकेट में KCL लिख दीजिए। KCL का मतलब यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड से नहीं है बच्चों, KCL से मतलब यहाँ पर किरचॉफ सर्किटल लॉ से है। तो जी हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ सर्किटल लॉ एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ बेस्ड है। ये लॉ क्या कहता है जल्दी से नोट करिएगा। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या होता है? आप लोग गेस करिए जंक्शन क्या होता होगा। आपने कभी सुना जैसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ जंक्शन आपने सुना होगा, हो सकता है। लखनऊ जो स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकती हैं वो हमारा एक प्रकार का जंक्शन है। डू यू नो दिस? जंक्शन किससे कहते हैं? रेलवे स्टेशन अलग होता है, लखनऊ स्टेशन नहीं कहा जाता है, लखनऊ जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन किसे कहते हैं क्वेश्चन ये उठता है। तो जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ पर एक रास्ते से ट्रेन आए, दूसरे रास्ते से ट्रेन आए, तीसरे रास्ते से ट्रेन आए और ये ट्रेनें डिफरेंट रास्तों से चली जाएं। तो ये जो स्टेशन था इसे जंक्शन कहा जाएगा। अगर सिर्फ एक रास्ते से ट्रेन आए और यहाँ पे रुके और यहाँ चली जाए तो इसे स्टेशन कहा जाएगा। तो जंक्शन तब कहा जाता है जब बहुत सारी ट्रेनें आएँ डिफरेंट रास्तों से और डिफरेंट रास्तों से चली जाएं, तो उस स्टेशन को क्या कहते हैं? जंक्शन। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रेनें नहीं चलती, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के किसी भी पॉइंट पर एक करंट इधर से आई I1, एक करंट इधर से आई I2, एक करंट इधर से आई I3, ठीक, और बाकी करंट्स इधर निकल गई। जैसे इधर केवल 2 इधर निकली, तो ये हो गई हमारी, मान लेते हैं I4 और ये हो गई हमारी I5। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 4 ट्रेनें आई, यहाँ पे 5 ट्रेन आई, यहाँ पर 1 ट्रेन आई, यहाँ पर 3 ट्रेनें गई, यहाँ पे 2 ट्रेनें गई। तो आपसे कोई पूछे यहाँ पर कितनी ट्रेनें गई, तो आप कहोगे देखो भाई 5, 4, 10 ट्रेनें आई थी, 10 ट्रेनें आई थी, 5 ट्रेनें निकल गई हैं। इसका मतलब इस वाले रास्ते से 5 ट्रेनें आएंगी। तो आपने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया पता है? आपने यहाँ पे दिमाग लगाया कि जंक्शन पर आने वाली ट्रेन, बहुत ध्यान सुनिएगा, जंक्शन पर आने वाली ट्रेन इक्वल्स टू जंक्शन पर जाने वाली ट्रेन। बोलो यही कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं लगाया? क्योंकि जंक्शन ट्रेन खा तो जाएगा नहीं, जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी ही ट्रेनें जाएंगी। एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर इस जंक्शन पर ये जंक्शन रूल, मतलब जो करंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है वो यही कहता है कि अगर चार्ज कंजर्व है तो करंट का लॉस नहीं होगा। जितनी करंट आई है उतनी ही करंट जाएगी। मतलब करंट ज्वाइनिंग द जंक्शन, करंट ज्वाइनिंग द जंक्शन का मतलब क्या हो गया? I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I3 करंट आ रही है। जितनी आ रही है उतनी ही करंट जाएगी। जा कितनी रही है? I4 प्लस I5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? I1, I2, I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? I1, I2 प्लस I3 प्लस माइनस का I4 प्लस माइनस का I5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? आने वाली करंट, आने वाली करंट, आने वाली करंट, जाने वाली करंट, जाने वाली करंट। जितनी जाने वाली करंट थी उसमें माइनस लगा हुआ है, जितनी आने वाली करंट है उसमें प्लस लगा हुआ है, और सबका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। मतलब जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होता है वो 0 होता है। इसे बोलते हैं हम लोग किरचॉफ सर्किटल लॉ। इतना लिख देंगे अगर आप कहीं पर समेशन I इक्वल टू 0 तो ये किरचॉफ सर्किटल लॉ माना जाएगा। सिर्फ आप इतना लिख लीजिए, एट एनी जंक्शन
एट एनी जंक्शन समेशन आई इक्वल्स टू 0। इतना अगर आपने लिख दिया कहीं पर तो उसका मतलब माना जाएगा किरचॉफ सर्किटल लॉ है। तो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको आप चाहें तो एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सर्किटल लॉ द करंट ज्वाइनिंग द जंक्शन आर इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरीके से, जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से आप सर्किटल लॉ को एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उम्मीद करता हूँ पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये हमारा है जंक्शन रूल। और आइए जरा इससे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं भैया कि कैसे करंट आएंगी, कैसे करंट जाएंगी। तो ट्रेनों के एग्जाम्पल से आपने देखा कि जंक्शन किसे कहते हैं, और साथ साथ में आपने देखा कि जंक्शन लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है, क्योंकि वो करंट के बारे में हो, करंट फ्लो ऑफ चार्ज होती है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में है। और तीसरी बात हमने देखा कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट था, मतलब ज्वाइनिंग और लीविंग जो करंट थी वो इक्वल थी। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं एक अननोन करंट की वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पीयर की करंट आ रही है, इधर 2 एम्पीयर की करंट जा रही है। बहुत ध्यान से फिर से सुनिएगा, यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट आ रही थी, यहाँ से 3 एम्पीयर की करंट आ रही थी, ऊपर 2 एम्पीयर की करंट जा रही थी। ठीक, और यहाँ पर आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही थी, इधर से 2 एम्पीयर की करंट आ रही थी, इधर से I1 एम्पीयर की करंट आ रही थी, यहाँ से I2 एम्पीयर की करंट जा रही थी, यहाँ से 2 एम्पीयर की करंट जा रही थी। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I3। देखिए मैंने यहाँ पर 3 जंक्शन बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक जंक्शन मैंने ये बनाया, एक जंक्शन ये बनाया, एक जंक्शन ये बनाया, और 3 जंक्शन बनाए और 3 वेरिएबल मैंने ले लिए, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और तीनों की वैल्यू आपसे पूछ ली। अब बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। 4 एम्पीयर की करंट आ रही है, 3 एम्पीयर की करंट आ रही है, तो टोटल कितनी एम्पीयर की करंट आ रही है? 7 एम्पीयर की। जा कितने की रही है? तो -2 की। ठीक, तो कितनी बची? 5 एम्पीयर की। इसका मतलब बची 5 एम्पीयर की जो आ रही थी, तो 5 एम्पीयर की तो जाएगी। इसका मतलब ये जो हो गई, ये हो गई 5 एम्पीयर। मतलब जो आई हो गया वो कितना हो गया? तो आंसर है 5 एम्पीयर हो गया आई की वैल्यू। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का आ गई। अब यहाँ से 5 एम्पीयर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पीयर आ रही है, इसका मतलब I1 कितना हो जाएगा? 7 एम्पीयर। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो I1 हो गया 7 एम्पीयर। अब 7 एम्पीयर इधर आ रही, 2 एम्पीयर इधर जा रही, मतलब ये बचा कितना? तो 5 एम्पीयर। बोलो भाई बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पर बन के आया और छोटे मोटे काम से ही वो सॉल्व होकर खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जंक्शन रूल को अप्लाई कर सकते हैं और जंक्शन रूल से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि एट एनी जंक्शन ऐसी ही स्टोरी होती है। जो दमदार चीज़ है वो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, जो दूसरा लॉ है हमारा, जिसको हमने अभी तक आपको एक नाम बताया हुआ है, दूसरा नाम अभी तक आपको नहीं बताया हुआ है, वो लॉ जो हमारा है वो दमदार लॉ है। देखिएगा जरा सा, दूसरा लॉ जिसको हमने आपसे बताया है लूप रूल। दूसरा लॉ जो है उसको हमने नाम दिया है लूप लॉ या लूप रूल। इसको हम KVL कहते हैं शॉर्टकट में। K फॉर किरचॉफ्स, V फॉर वोल्टेज और L फॉर आप समझदार है। पहला वाला जो है वो करंट के बारे में था, चार्ज के कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट था। दूसरा जो है वो वोल्टेज के बारे में है। ठीक, और वो किस पर डिपेंडेंट है? एनर्जी के कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट है। चलिए भाई इस लॉ को पढ़ते हैं। इस लॉ को पढ़ने से पहले हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाते हैं। कहोगे सर ओम्स लॉ तो पहले भी पढ़ा चुके हो, आज ओम्स लॉ एक नए तरीके से पढ़ाते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास रजिस्टर है, ये आपके पास एक V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से I करंट फ्लो हो रही, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो? तो आपका जवाब है सर हम V इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। ये ओम्स लॉ है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें V माइनस IR इक्वल्स टू 0, तो ये जानते हो क्या है? ये KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है।
मैंने किया क्या, देखो सिर्फ आई आर को इधर ले आया हूँ और ये लिख दिया हूँ, और ये क्या हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज ला। क्यों किरचॉफ वोल्टेज ला कहा जाएगा, कारण पहले सुनिएगा। क्योंकि V क्या है, वोल्टेज, IR क्या है, वोल्टेज। अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं V प्लस माइनस का IR, मतलब ये दो वोल्टेज का सम ही तो है। इसका मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0। अब इस सर्किट में कितने वोल्टेज थे, तो इस सर्किट में दो वोल्टेज थे, एक अप्लाइड वोल्टेज और एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, वो दोनों वोल्टेज का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा। लेकिन कब 0 होगा, जब ये सर्किट क्लोज्ड हो। क्लोज्ड सर्किट को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। क्लोज सर्किट को क्या बोलते हैं, लूप, और लूप होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप रूल कहते हैं। और यहाँ पर केवल वोल्टेज की बात की जाएगी और वोल्टेज का सम देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एल्जेब्रिक सम अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप या क्लोज सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स across any closed loop is equals to 0. This is known as Kirchhoff's voltage law या लूप रूल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम हर जगह ओम्स लॉ लगाने के बाद इसको नहीं लगा सकते, हमारे पास ये समस्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी सर्किट में ये सर्किट कुछ ऐसे बनी होती, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे R1 होता, यहाँ पे R2 होता, और यहाँ पर ये बैटरी होती, और यहाँ से I करंट का फ्लो हो रहा होता, और ये V वोल्टेज होता। तो अभी V इक्वल टू जानते हो कितना होता, I R1 प्लस I R2। तो यही जो ला है ये बदल जाता, I R1 माइनस I R2 इक्वल टू 0। देखिए तीन वोल्टेज हो गए, एक यहाँ का वोल्टेज, एक यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस है लेकिन लिया यहाँ का वोल्टेज जाएगा। रेजिस्टेंस के वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है IR। रेजिस्टेंस के वोल्टेज का फार्मूला IR होता है। कैपेसिटर के वोल्टेज का फार्मूला Q/C होता है। भाई Q इक्वल्स टू क्या, Q इक्वल्स टू होता है CV, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q/C। तो कैपेसिटर के वोल्टेज का फार्मूला Q/C होता है, याद रखना है आपको। और किसी भी सेल का जो सेल होता है उसके वोल्टेज का फार्मूला V होता है, और अगर EMF लिखा है तो E हो जाएगा, V या EMF E। तो तीन बातें याद रखिएगा, किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज का फार्मूला IR, क्योंकि ये जो ला है ये वोल्टेज के बारे में, इसलिए सबका वोल्टेज आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में कोई भी चीज़ आ सकती है, कैपेसिटर भी आ सकता है। और अगर कैपेसिटर आ जाएगा तो वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा Q/C, और अगर बैटरी आ जाएगी तो उसका वोल्टेज हो जाएगा उसके EMF के बराबर, मतलब E। और अगर V लिखा हुआ है तो V लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर हमने V लिया हुआ है तो V ले लिया, अगर यहाँ पे EMF E दिया होता तो EMF E लेकर चलते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ बन के आ गई। अब ये तीनों वोल्टेज का सम ही तो है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं वोल्टेज V इक्वल टू 0। बात समझे नहीं समझे। तो एक तरीके से कहा जाए तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो मेरे समझ में, किताब वगैरह कोई कभी ये चीज़ नहीं लिखेगी, लेकिन मैंने जब इसको डीपली देखा तो मुझे इसमें ओम्स लॉ नजर आया। ये ओम्स लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये वोल्टेज कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये निकलता है समेशन V इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिफिनेशन आप नोट कर चुके होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बताई थी इसकी डिफिनेशन। तो ये कहानी है इसकी। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वास्तव में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी बड़ा लॉ है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ काफ़ी टिपिकल है और हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है। आइए हम आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। एक बड़ी सर्किट ले लेते हैं, उसमें 3-4 रजिस्टर ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। हर जगह क्या, कहीं पर ओम्स लॉ आपको लगाना ही नहीं, आपको सीधा वोल्टेज लॉ सीखना है कि वोल्टेज लॉ कैसे लगाया जाता है, और वही आपको सिखाते हैं और वही आपको सीधा लगाना सिखाते हैं। सबसे पहला काम यही जो भी 2 रजिस्टर वाला लिया था, इसमें हमने ओम्स लॉ लगाने के बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनाया था। तो आइए डायरेक्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सिखाते हैं। ये हो गया V वोल्टेज प्लस माइनस, करंट आपको पता है यहाँ से निकलेगी और यहाँ से होते हुए यहाँ से आएगी, ठीक, और यहाँ इसमें चली जाएगी। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा IR1, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा IR2। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज प्लस का लिया जाएगा या माइनस का।
वोल्टेज प्लस का लिया जाएगा या माइनस का। ओम्स लॉ में आरएचएस में भी कुछ रखा होता है, एलएचएस में भी कुछ रखा होता है। लेकिन जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम का मतलब आप और मैं, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम इक्वल के आरएचएस में सिर्फ जीरो रखेंगे और जितने भी टर्म हैं वो सारे इक्वल के इधर रखेंगे। ज़्यादातर किताबें जैसे एसएल अरोरा ले लो, बहुत सारी पब्लिकेशन हैं वो आरएचएस और एलएचएस दोनों में लेकर चलते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक, तो उसको फॉलो नहीं करना है। आपको करना क्या है, आरएचएस में हमेशा जीरो पुट करना है और एलएचएस में क्या लेना है, कैसे लेना है, ये आपको हम सिखाते जाते हैं। आइए ध्यान से देखते जाइए। जब भी आप वोल्टेज काउंट कर रहे हैं तो वोल्टेज आप या तो रेजिस्टेंस का काउंट करेंगे, या तो कैपेसिटेंस का काउंट करेंगे, या तो आप बैटरी का काउंट करेंगे। तीन चीज़ों का पोटेंशियल आप या कह सकते हैं वोल्टेज आप निकाल रहे होंगे। ध्यान रखें, जब भी आप वोल्टेज निकालते हैं तो आप हाई वोल्टेज से या तो लो वोल्टेज की ओर ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब ये ट्रेवल करने का क्या मीनिंग है, ये भी समझाते हैं, परेशान मत होइएगा। या तो आप लो वोल्टेज से हाई की ओर जा रहे होते हैं, या तो आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहे होते हैं, या तो आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये लो हाई क्या होता है। करंट जिधर चल रही है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है। अगर करंट के चलने की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, अब आपका चलना क्या है ये भी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन सुनते जाइए। करंट के चलने की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप लोअर की ओर जा रहे हैं, लो की ओर जा रहे हैं, क्योंकि करंट हाई से लो जाती है। जैसे पानी हाइट से लोअर की ओर जाता है, वैसे करंट भी हाई से लो जाती है। तो जब आप लो की ओर जा रहे हैं तो आपका वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगा। नोट करके रख लीजिए इस पॉइंट को, वोल्टेज हमेशा आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, ठीक, तो आपका वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा। आइए कैसे दिखाते हैं यहाँ पर, देखिएगा। जैसे ये बैटरी टर्मिनल है यहाँ पर ए बी सी डी। अब इस सर्किट में आप दो तरीके से चल सकते हैं। अब मैंने बताया था आपका चलना क्या होता है, तो जी हम सर्किट में चलते हैं। इस सर्किट में हम दो तरीके से चल सकते हैं। जैसे हमने माना कि हम पॉइंट ए से चलेंगे, पहले तो आपको एक पॉइंट उठाना है जिससे आपको चलना चालू करना है। चलने का मतलब होता है वोल्टेज काउंट करने चलना। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, उसको हम लोग चलना बोलते हैं। ठीक, हमने कहा इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे, वही रिजल्ट आएगा, लेकिन हमने कहा इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि इक्वल के उधर जीरो पुट करना है। इक्वल के इधर क्या पुट किया जाएगा, ये जो डिटेल इधर दी है ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। मैं ए पॉइंट से चलना चालू करता हूँ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। देखो ऐसे ही तो करंट है, तो मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो इसका मतलब आप हाई से लो जा रहे हैं, और अगर आप हाई से लो जा रहे हैं तो आपका जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा। हमेशा ध्यान रखें, लो जाएंगे लो तो नेगेटिव, हाई जाएंगे तो पॉजिटिव। आप किधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आप लो की तरफ जा रहे हैं, और लो की तरफ जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर कितना होगा, माइनस का आई R1 होगा। बोलो होगा नहीं होगा। फिर आप आगे बढ़े, फिर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ आई R2 है तो ये भी माइनस का आई R2 होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये रेजिस्टेंस में लागू होता है, बैटरी में लागू नहीं होता। जब आप बैटरी में आ जाएंगे तो बैटरी में टर्मिनल होते हैं, तो टर्मिनल से आप देखेंगे कि आप हाई से लो जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब आप लो से हाई जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाई जा रहे हैं। और अगर हाई जा रहे हैं तो प्लस का लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी। हमेशा ध्यान रखें, जब आप लो की तरफ जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप लो की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, और जब आप हाई की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। कहीं भी किसी भी चीज़ में, रेजिस्टेंस में जब आप जा रहे हैं तो आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे, बैटरी में जब आप जा रहे हैं तो प्लस या माइनस टर्मिनल देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, मैं रेजिस्टेंस में जा रहा था तो मैंने करंट की डायरेक्शन को फॉलो किया। मैंने देखा कि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक, और यहाँ रेजिस्टेंस IR है, तो ये माइनस का IR लिया जाएगा। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो, अगर मैं ऐसे जा रहा होता तो ये प्लस का IR लिया जाता। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V माइनस I R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0, या इसी को हम लिखना चाहें ओम्स लॉ बनाकर तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2। ये ओम्स लॉ हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारा KVL है। और अगर हम इसी को आपको चाहें कि एंटी क्लॉकवाइज बनाना सिखाएं तो आइए देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चलना भी आपको यहाँ पर सिखा देता है। पॉइंट ए से ही एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहेंगे किसी दूसरे पॉइंट से, तो चलो किसी दूसरे पॉइंट से सिखा देते हैं, सी से चलना सिखा देते हैं।
तो एंटी क्लॉकवाइज ये बनाया जाता है। जब भी आप लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो सर्किट में ये चीज़ ज़रूर बनाएंगे, ताकि जो आपकी इक्वेशन को रीड कर रहा है एग्जामिनर टीचर वो जान जाए कि आपने सर्किट में कैलकुलेशन कैसे किया है। और बाकायदा यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी या स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट सी से और बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो जैसे आप इधर बढ़ेंगे आप करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, और करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं इसका मतलब आप लो से हाई जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, IR2। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा IR1 ये वाला। फिर आगे आएंगे तो हाई से लो का मतलब माइनस का V इक्वल टू 0। तो अभी भी तो वही चीज़ आई, देखो V इक्वल टू IR1 और IR2, आई तो वही चीज़ ना, इसमें और इसमें कोई फ़र्क थोड़ा ही है, क्योंकि इक्वल में 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये दोनों हैं एक ही चीज़। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमारा है उसको हम चाहे जैसे अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट भी आ सकता है। अब आइए इसकी समरी आपको समझा देते हैं कि क्या क्या इसमें होना है। समरी आपको समझा देते हैं, और समरी आप नोट कर लीजिए ज़रा जल्दी से। नोट तो आपको ये भी करना है, आप 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे में देखा करिए। जब भी आपको 1 घंटे की रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको भेजता हूँ तो आराम से पॉज कर लिख के समझ के बढ़िया सा 1.5-2 घंटे में देखा करिए। कितने लोग ऐसा करते हैं ज़रा मुझे बताएंगे भाई, और कितने लोग 1 घंटे के लेक्चर को आधे घंटे में देख लेते हैं वो भी मुझे बताएंगे। क्या क्या करना होता है, सबसे पहला काम क्या है आपको, लूप आइडेंटिफाई करना। लूप मतलब जो क्लोज लूप होता है, जैसे यहाँ पर एक क्लोज लूप है, जरूरी नहीं कि एक ही क्लोज लूप हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट में 4-5-6 क्लोज लूप भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले लूप डिसाइड करना होता है कि किस लूप में आपको चलते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्लॉकवाइज आएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या डिसाइड करना होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है। 3 नंबर हो गया। फिर 4 नंबर पे आप क्या करेंगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा, और करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है और आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ गए, बोलो भाई। तो ये रेजिस्टेंस की स्टोरी थी। अब कई बार होता है कि कैपेसिटर आ जाता है सर्किट में, तो जैसे मान लिया ये कैपेसिटर आ गया सर्किट में, कैपेसिटर में करंट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट निकल रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव, यहाँ पे करंट जा रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव। बात समझे नहीं समझे, बस यहीं से डिसीजन हो गया। अगर आप इधर से इधर जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो आप लो से हाई जा रहे हैं, अगर आप ऐसे जाएंगे तो लो से हाई जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा प्लस का Q/C, और अगर आप ऐसे जाएंगे पॉजिटिव से निगेटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का Q/C। तो बस कैपेसिटर की कहानी भी हो गई। बैटरी की कहानी अगर देखना चाहते हैं तो बैटरी की देख लीजिए। बैटरी की कहानी ये होती है, अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आप हाई में जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस का V होगा, और अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस का V होगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, लोअर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा, हायर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये सिंपली आपको ध्यान रखना है, बस काम खत्म। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में सबका सम करके इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी इसका करना क्या है। तो कई बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे बनती जाती हैं। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल क्या हो सकता है, I1, I2, I3, V1, V2, R1, R2, ये सब वेरिएबल हो सकते हैं। इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा यही काम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस बनाने के 5 स्टेप हमने नोट कराए, देख लीजिए साफ साफ, 5 स्टेप नोट कराए। 5 स्टेप नोट करने के बाद इक्वेशंस बनाई जाती हैं। जब मल्टीपल लूप्स होंगे तो इक्वेशंस बनेंगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम वेरिएबल या जो भी क्वेश्चन में कहा गया होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन है। तो चलिए एक आधा न्यूमेरिकल करके आपको दिखाते हैं ताकि आप विधिवत किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझ जाएं। बोलो कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, कितनी ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी मज़ा तो आप ले ही रहे हैं फिजिक्स में, हमको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। चलिए भाई एक आधा न्यूमेरिकल उठाते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल उठाते हैं।
चलिए पहले एक दो सिंपल न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल उठाते हैं। एनसीईआरटी में इसके काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, पता है आपको। हमारे पास जो टॉपिक बचा है बता देते हैं इधर आपको। आज की क्लास ख़त्म होने के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज एक टॉपिक बचा हुआ है, और इसी का सब टॉपिक है मीटर ब्रिज, ठीक। और एक दूसरा टॉपिक बचा हुआ है पोटेंशियोमीटर। तो अगले 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, अगले 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से मैं अभी गारंटी ले लेता हूँ 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100%। ये जो इतना लिखा हुआ है इससे 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 एकदम दिमाग में रट लीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा। और 100% क्वेश्चन के साथ साथ कहानी क्या है पता है, मिनिमम 5 मार्क्स, कम से कम 5 नंबर देगा, ये बात और ध्यान रखिएगा। जितना ही टॉपिक, 3 टॉपिक हैं केवल, या कह लो 2 ही टॉपिक हैं केवल, 5 नंबर मिनिमम बोर्ड एग्जाम में देंगे। तो इनको भैया 100% तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि कल्याण इन्हीं से होना है। पूरे चैप्टर में कहानी अलग और ये 2 टॉपिक अलग। तो चैप्टर नंबर 6 और 7, पार्ट नंबर 6 और 7 जो जाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं। चलिए भाई फिर एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और जंक्शन लॉ दोनों को अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कितना सीखा। कितना सीखा है हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मिल गया सबसे पहले। चलो आओ भाई एनसीईआरटी लगाया जाए। कह रहा है नेटवर्क PQRS, नटखट PQRS, सर्किट का नाम है नटखट, ऐसा नहीं है नेटवर्क नाम है। PQRS, PQRS is made as under PQ के अंडर हैज़ अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। यहाँ पर एक बैटरी लगी है 4 वोल्ट की। किसी को कोई समस्या? नो समस्या। एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विच पास टू टर्मिनल कनेक्टेड टू P। एंड कहाँ गया भाई? एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विच पास टू टर्मिनल कनेक्टेड टू P। QR हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। यार क्वेश्चन पढ़ के समय बर्बाद करेंगे, डायग्राम सीधा बना देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 200 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 60 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है डायगोनली 20 ओम का। बस PQRS, बस। क्वेश्चन क्या पूछा है ये नोट कर लेते हैं, काम चालू करते हैं। इफ़ अ मिलीमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन PR। ये मिलीमीटर है, 20 ओम का मिलीमीटर है ये, ठीक है। बिटवीन PR, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिलीमीटर। इसकी रीडिंग बताना है। ये जो बीच में लगा हुआ है मिलीमीटर लगा है 20 ओम का, इसकी रीडिंग बताना है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हम लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है करंट बिटवीन P एंड R। ये पता करना है करंट बिटवीन P एंड R। अब लगाओ, हिम्मत हो तो तुम इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे बच्चा, शांत हो जाओ, ठीक। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते, इसमें मजबूरी हमारी है किरचॉफ्स लॉ लगाना। किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सर्किट में जंक्शन रूल लगाते हैं, मतलब करंट वाला सर्किटल लॉ जो है किरचॉफ सर्किटल लॉ वो लगाते हैं। तो लगाने का तरीका क्या है, जहाँ जहाँ बैटरी है वहाँ से करंट निकाल दो, सबसे पहला काम। तो यहाँ एक बैटरी थी, यहाँ से करंट निकाल दी I1, यहाँ एक बैटरी से यहाँ से करंट निकाल दिया I1। ये I1 इधर से आएगा, I2 इधर से आएगा, दोनों मिलकर इधर जाएगा। जंक्शन रूल है ना, 2 तरफ से आई, एक तरफ जाएगी कितनी? जितनी आएगी। तो I कितनी थी? I1 आई थी और I2 आई थी। तो जो करंट हो गई इसके थ्रू कितनी हो गई? I1 प्लस I2। मतलब जो IPR है वो कितनी है? I1 प्लस I2। मतलब मुझे पता क्या करना है? I1 प्लस I2 मुझे निकालना है।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। I1 प्लस I2 यहाँ से जाएगी और I2 इधर चली जाएगी, ये I2 इधर चली जाएगी। एक सर्किट में एक ही करंट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और ये हो गई हमारी I1। मैंने I1 इधर क्यों ली, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी I1 था, तो यहाँ अगर I1 है तो सीरीज़ में यहाँ भी I1 ही होगी, इसलिए I1 मैंने इधर बांट दी, I2 मैंने इधर बांट दी। तो हमारे पास ये कहानी बन के तैयार है। अब हमारे पास यहाँ पे लूप्स हैं। अब लूप देखा जाए, कितने लूप्स हैं उनको देखा जाए और उनको अप्लाई किया जाए। तो हमारे पास यहाँ लूप की संख्या मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग कौन कौन से लूप हमें दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? मुझे एक लूप दिख रहा है PRSP, जरा ध्यान से देखिए आप लोग भी दिख रहा है PRSP, ये क्लोज लूप दिख रहा है। एक दूसरा क्लोज लूप दिख रहा है, देखिएगा क्या, PRQP, दूसरा दिख रहा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हों उतने लूप की तलाश करनी पड़ती है। यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, एक I1 और एक I2, और दोनों को निकालना है। इसका मतलब मुझे दो लूप की ज़रूरत है। अगर तीन वेरिएबल होते तो मुझे तीन लूप की ज़रूरत होती है। दो वेरिएबल इसलिए दो लूप की ज़रूरत है। दो लूप हमने बनाए, PQRS और PROP, और इन्हीं लूप्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग जो लूप लेंगे वो क्या है, PRSP। और इस लूप में हम लोग चलेंगे कैसे, हम लोग इसमें चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जैसे चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बना दीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज हम चलने जा रहे हैं PRSP। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये भी लिख दीजिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, तो आपने देख ही दिया है, यहाँ पर P लिखा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम P, स्टार्टिंग फ्रॉम P से स्टार्ट करेंगे और इधर की ओर बढ़ेंगे। P से स्टार्ट करेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे। क्लॉकवाइज बढ़ना होता तो ऐसे जाते, एंटी क्लॉकवाइज चलना है इसलिए ऐसे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, 20 ओम, लेकिन करंट की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। यही बात मैंने अभी बताई थी, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, बहुत ध्यान से दिखिएगा, I1 प्लस I2 इंटू कितना है, इंटू है 20। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ है I2, ये भी माइनस होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, I2 इंटू 200। फिर आगे बढ़ेंगे, बैटरी में कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब हाई जा रहे हैं, तो प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये सर्किट बन के तैयार। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग करेंगे। अब यहाँ से निकालिए सर्किट को, कितना आ जाएगी, 20I1, फिर माइनस का 20I2, फिर माइनस का 200I2, फिर प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ये 200I2 है, ये 20I2, कितना हो जाएगा, 220। तो फाइनली होगा कितना यहाँ पर, प्लस का कर लीजिए 200I1 प्लस का 220I2 माइनस 5 होगा, इसको इधर कर लीजिए 5, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे लूप में आ जाइए। दूसरा लूप कौन सा है, तो उसका जवाब है, दूसरा लूप है PRQP। देख लीजिए जरा ध्यान से, PRQP। इसमें कैसे चलिए, इसमें चल दीजिए क्लॉकवाइज, ऐसे। आपकी मर्जी, चाहे जैसे चले, मेरी मर्जी मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन ज़रूर करके देखें। आप किसी दूसरे मेथड से करके देखें आंसर आता है कि नहीं आता है। PRQP में आइए, सबसे पहले वही चीज़ मिलेगी, I1 इंटू I2 माइनस के साथ, I1 प्लस I2 माइनस के साथ, और कितना मिलेगा, 20 ओम। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना है, I1 इंटू 60, I1 के साथ में कितना है, 60। फिर आगे बढ़ेंगे, बैटरी मिलेगी कितने की, प्लस की 4 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 20I1, यहाँ से 60I1, तो ये हो जाएगा 80I1। ठीक, ये कितना मिलेगा, प्लस का 20I2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 आ गई। ठीक, बाकी सब हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कोई एक तरीका बताइए। इस इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 4 2 80I1 प्लस, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 880I2, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 20। नीचे वाली इक्वेशन को वैसे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 80I1 20I2 इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 860 I2 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ से 16। तो हमारी जो I2 कितनी आ गई, I2 इक्वल्स टू की 16/8 860 एम्पियर, ये हमारी I2 हो गई। इसको अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर आप इसको 4 से काटना चाहें तो 4 जा 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, तो यहाँ से कितनी आ गई हमारी I2 आ गई 4/215, ये I2 हो गई। इसी तरीके से इस I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लाके रख दीजिए, जैसे इसमें लाके रख दीजिए, तो यहाँ से I1 निकल आएगी, क्या हो जाएगी 20 I1 इक्वल्स टू 5 - 220 इंटू I2 4/215, यहाँ से आपकी I1 निकल आएगी। I1 जब निकल आएगी, I2 पता है, I1 I2 दोनों का सम कर दीजिएगा। जैसे आप दोनों का सम करेंगे, सॉल्व हम कर देते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आप लोगों को। कहाँ गई भाई, हाँ यहाँ थे हम लोग ना, तो 215 इंटू 5 जा 215 है, यहाँ से 5 जा हो जाएगा, तो 5 इंटू 215 इंटू 220 इंटू 4/215। अब इसको आप काम करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए, I1 I2 आ जाए, I1 I2 का सम कर दीजिए, नेट करंट आ जाएगी यहाँ पे, समझ गए। नेट करंट जो होगी I1 I2 वही IPR होगी, वही आपका आंसर होगी। बस इतनी सी कहानी थी इस न्यूमेरिकल में। कैसा लगा ये न्यूमेरिकल ज़रूर बताएंगे आप लोग हमें, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में जिनको आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। आते हैं हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस बनने वाली हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस छोटे छोटे तरीक़ों से सॉल्व होने वाली है। यहाँ तो केवल 2 इक्वेशन थी, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पे 3-3 इक्वेशन बनेंगे, उन 3-3 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो मेरा काम है, हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, इक्वेशन को अब आप लोग सॉल्व करिएगा अपने हाथ से। जिस डायग्राम में 3 वेरिएबल्स बनेंगे वहाँ पे 3 इक्वेशंस बनेंगे। अगर जंक्शन रूल को सही तरीके से लगाया जाए तो वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों से हम। देखिएगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो अलग छपा हुआ है क्योंकि मैं दूसरी बुक से फिक्स लेकर आया हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ मैं। डायग्राम कहाँ बनाता हूँ, डायग्राम उधर बनाता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना हुआ है, देख के डरने का नहीं। जितने भी बड़े क्वेश्चन देखने में होते हैं ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये हो गया हमारा 4 ओम, यहाँ पे लगी एक बैटरी और बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, और यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस 1 ओम का। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो कॉन्सेप्ट अगर आपके 100% तैयार हो गए हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई समस्या नहीं आएगी। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इस पॉइंट का नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है C, इसको नाम दिया है D। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इसको बैटरी भी नाम दिया, E कह सकते हैं, पॉइंट भी, और बैटरी की वैल्यू दी गई है 5 वोल्ट। बस इतनी सी स्टोरी है। और क्वेश्चन में कहा क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर ब्रांच की करंट निकालनी है, ठीक है भाई। तो कितनी ब्रांच हैं, AB, AC, AD, DE, BE। 1 2 3 4 5 6 7, सही से देखा जाए 7 ब्रांच हैं इसमें, ठीक। 7 ब्रांच की करंट निकालने को बोला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सातों ब्रांच की करंट निकालना। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया था जहाँ जहाँ बैटरी वहाँ से पहले करंट निकाल लेते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं I1। यहाँ से एक बैटरी है, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग I2। तो यहाँ से अगर I2 निकली है तो यहाँ पे I2 आएगी भी, याद रखिएगा, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकती है। तो यहाँ से I2 ही होगी। यहाँ पे I1 है
तो यहाँ पे I1 होगी, ऑलरेडी दोनों इंड पर मार्क कर लेना बहुत बेहतर होता है। I2 यहाँ से निकली, थोड़ी सी इधर जाएगी, थोड़ी सी इधर जाएगी, तुमने मान लिया कि इधर जो गई वो I3 थी, कितनी थी वो I3 थी, बची वाली इधर चली जाएगी, तो इधर कितनी गई, तो इधर गई I2 माइनस I3, वो इधर चली गई ऊपर की ओर। बोलो भाई पक्का। अब ऊपर की ओर गई I2 माइनस I3, यहाँ तक पहुँची, ठीक, यहाँ तक पहुँचने के बाद इधर से I1 भी आ गई, तो अंदर कितनी जाएगी, तो उसका जवाब है अंदर जाएगी I2 माइनस I3 प्लस I1, इतनी जाएगी। मतलब इधर से आई I2 माइनस I3 और इधर से आ गई I1, तो इतनी जाएगी। अब ये पूरी करंट C पर पहुंची, ठीक, C पर पहुंचने के बाद इसमें से I2 इधर निकल गई, इतनी थी पूरी, लेकिन I2 इधर निकल गई, तो इधर बची कितनी, तो इधर बची I1 और माइनस का I3। और ध्यान से देखते जाइए, बची कितनी, I1 और माइनस का I3, ये बची। अब ये यहाँ पहुंची, ये जब यहाँ पहुंची तो ध्यान से देखिएगा, ये जब यहाँ पहुंची तो इधर से I3 आकर जुड़ गई इसमें, तो I3 आकर जुड़ गई, तो I3 कैंसिल होगा, कितनी बची I1, तो I1 इधर चली गई। देखो लास्ट में यही होता है, अगर आप सर्किट का डिवीजन सही करेंगे तो लास्ट में जो आपने बना रखी वही बचेगी। तो देखिए हर सर्किट की करंट पता चल गई, 7 करंट आपने कही थी, सातों करंट गिनाऊं। देखिए एक हो गई I2 माइनस I3, एक हो गई I2, एक हो गई I3 3, ये I2 माइनस I3 प्लस I1 4, I3 माइनस I3 5, I1 6, और कौन सी बची भाई, I2 बची होगी शायद। 1 2 3 4 5 6 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6 करंट्स हैं टोटल, 6 आपके सामने आ गई। अब यही काम करना है, आपके पास कितने वेरिएबल है पहले ये देखिए, तो I1 I2 I3 3 वेरिएबल हैं, 3 लूप आप बना लीजिए, 3 लूप भी आपको दिख रहे होंगे, एक लूप आपको ये दिख रहा होगा, एक लूप आपको ये दिख रहा होगा, एक लूप आपको ये दिख रहा होगा। हम तीनों लूप की इक्वेशन बनाते हैं और आपका काम है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तीनों इक्वेशन को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मैट्रिक्स मेथड भी होता है, आप चाहें तो उसको सॉल्व लगा लें, ठीक। बाकी जनरल मेथड तो आप लोग जानते हैं, 3 इक्वेशन का जो सॉल्व करते हैं, 3 इक्वेशन की 2 इक्वेशन लेकर पहले 2 वेरिएबल बना लें, फिर 2 वेरिएबल को सिंपली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें। सबसे पहले आते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे लूप डिसाइड किया हमने, कौन सा लूप डिसाइड किया, ए बी सी ए डिसाइड किया और क्लॉकवाइज चलने जा रहे हैं। ए से जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा, करंट मिलेगी, माइनस के साथ लेना है, I2 माइनस I3, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए माइनस के साथ ले रहे हैं, इंटू 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। आगे बढ़े, बी और सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल करंट है, तो वहाँ कुछ काउंट नहीं होगा। सी से ए की तरफ बढ़ते हैं तो एक 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और I2 वहाँ की करंट है और 1 एम्पियर का 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद बैटरी मिलती है, लो से हाई जा रहे हैं, प्लस का 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4I2 माइनस माइनस प्लस 4I3 माइनस I2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे I2 4 है, यहाँ पे I2 ये है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5I2 प्लस 4I3 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, इस इक्वेशन में सिंपली सॉल्व हो जाने वाली इक्वेशन है। आइए अगला लूप ले लेते हैं। अगला लूप कौन सा है हमारे पास, तो उसका जवाब है ACDA। ACDA कैसे है, ACDA ये भी क्लॉकवाइज है, ACDA भी क्लॉकवाइज ही है। चलिए ACDA काउंट करते हैं। तो ACDA में सबसे पहले चलेंगे A से C की तरफ, तो सबसे पहले बैटरी मिलेगी, बैटरी में हम हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जाने का मतलब हो गया ये माइनस का 10, ठीक। फिर रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस में अगेंस्ट चल रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, I2 इंटू 1 ओम रेजिस्टेंस, IR होता है ना, तो I2 इंटू R। फिर आगे बढ़े, C से D में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं तो काउंट ही नहीं होगा। D से A में आते हैं, करंट के अगेंस्ट यहाँ भी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I मतलब I3 और R मतलब 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि A पे आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हैं, I2 प्लस 4I3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इसी तरीके से अगला लूप कंसीडर करिए। तो अगला लूप हम लोग ले लेते हैं B E D C B, ये हमारा लूप हो गया। कौन सा लिया, ध्यान से देखिएगा, B E D C B, ये हमारा लूप हो गया, ठीक। B E D C B, इस लूप में हम B से E क्लॉकवाइज चलते हैं,
ठीक, क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो सबसे पहले बढ़ते हैं बी से ई की तरफ, तो बी से ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं ई से, तो ई पे देखते हैं एक बैटरी लगी हुई है और हम जा रहे हैं हाई से लो। हाई से लो का मतलब हो गया माइनस का 5। आगे बढ़ते हैं डी तक, कुछ भी नहीं है। डी से सी पहुंचते हैं, कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर लूप कैसे लिया जाएगा? डायग्राम गलत होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ। हाँ यार, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, वही तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कुछ गलत हुआ इसका मतलब। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 2 ओम का, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था एक 2 ओम का। तो सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी चेंज होगी। ये क्वेश्चन कितना चेंज होगी मैं चेंज कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग करेंगे तो फिर कंफ्यूज आएंगे आप लोग। ठीक, इसमें क्या चेंज होगा? इस वाले में जे वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा एक और एडिशनल, तो कितना आएगा ये माइनस के साथ। तोड़ के लिख रहा हूँ मैं सीधा, नहीं चलो तोड़ के नहीं लिखता हूँ, पूरा पूरा लिख देता हूँ। I2 माइनस I3 प्लस I1 साथ में 2 ओम, इतना हो गया। अब इसको तोड़ना थोड़ा सा टिपिकल हो गया, क्योंकि अब यहाँ से आएगा 4I2 4I3। डायग्राम बनाने में मुझसे गलती हुई थी, मैंने पूरा डायग्राम बनाया नहीं था। I2 हो गया प्लस 10। इस कहानी यहाँ यही है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो लास्ट में आप खुद ही पकड़ लेंगे कि आपने गड़बड़ किया है। ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, नहीं नहीं ये प्लस होगा, 2I3 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2I1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यार, अपने हिसाब से कर लीजिएगा आप लोग, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद तीसरी इक्वेशन बनेगी ये वाली, उसको मॉडिफाई करेंगे। 3 वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगा इसमें। देखिए I1 I2 I3 तीनों आ गया होगा। I1 है, I2 है, I3, यहाँ भी I1 I2 I3 आएगा। फिर जब तीसरा वाला लगाएंगे तो तीसरे में भी I1 I2 I3 आ जाएगा। तीन वेरिएबल इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करना नहीं आता तो हमसे पूछेगा, हम बताएंगे कैसे सॉल्व होती। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक NCERT का क्वेश्चन आप लोगों ने और कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आपके होमवर्क के लिए हैं, कैलकुलेशन आपके होमवर्क के लिए हैं, बाकी हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा जो देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, NCERT का ये भी है शायद, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। यहाँ पे लगा हुआ है 100 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है 10 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है 60 ओम। इनका रेशियो अगर सेम होता तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यहाँ पे लगा हुआ है गैलोमीटर, और इसके पास भी रेजिस्टेंस है 15 ओम का। तो यहाँ रेजिस्टेंस बनाया नहीं हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है कि रेजिस्टेंस है। सर्किट जब भी आप बनाएंगे तो काउंट करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है, और यहाँ पे दी गई है बैटरी कितने की? उसका जवाब है 10 वोल्ट। तो ये सारा डायग्राम है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको पॉइंट E दे दीजिएगा, बैटरी वाले पॉइंट को E दे दीजिएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे पहले काम करेंगे, जहाँ बैटरी है वहाँ से करंट लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं करंट निकलती है I, तो यहाँ पे अगर करंट I निकली तो यहाँ से I आनी भी चाहिए। तो ये I करंट यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे मान लिया I1 गई, इधर कितनी गई? I माइनस I1। उधर अगर I चली गई तो इधर I माइनस I1 गई। ये I1 यहाँ पहुँची, और मान लेते हैं गैलोमीटर में करंट चली गई IG, तो इधर कितनी बची? तो इधर बचेगी I1 माइनस IG। अब ये IG इधर से आएगी, I1 इधर से आएगी, तो दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी I माइनस I1 प्लस IG। ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, जुड़कर बचेगी I, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब इसमें 3 लूप हैं आपके पास, हम लूप बता दे रहे हैं, बाकी काम आप करेंगे। इसमें 3 लूप हैं, एक लूप का नाम रख दीजिए A B D A, इसमें एक क्वेश्चन लगा दीजिए। एक लूप का नाम दे दीजिए आप B C D B, ठीक।
और एक लूप आप ले लीजिए बाहर वाला, जैसे A D C E A। एक चौथा लूप और बता देता हूँ, किसी एक को हटा के चौथा भी लगा सकते हैं। इसको ले लीजिएगा A B C E A, चाहे तो ये ले सकते हैं। चारों में से कोई 3 ले लेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल यहाँ है। कौन कौन से वेरिएबल? एक I वेरिएबल है, एक I1 वेरिएबल है, एक IG वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है, 3 लूप ले लीजिएगा, चारों में से कोई 3 सॉल्व कर दीजिएगा, पक्का 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहा है। और इनमें से कम कुछ नहीं तो आप होमवर्क में मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आप हमें दिखाएंगे। आई विल चेक आप इंडिविजुअल पर्सन। 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किरचॉफ सर्किट आप हमें सॉल्व करके दिखाएंगे, तब हम पक्का समझेंगे कि आपका किरचॉफ लॉ 100% तैयार हो गया। तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको पढ़ाना चालू करेंगे, मीटर ब्रिज तभी पढ़ाएंगे। पहले इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपके 100% तैयार करने चाहिए। ये सर्किट देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज थी, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज थी नहीं, एकदम अलग थी। देखिए एकदम अलग तरीके से सॉल्व हुई, ठीक। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग करेंगे और करने के बाद हमें बताएंगे आपकी परेशानी किस क्वेश्चन में कहाँ पे आ रही है, ताकि हम और भी सारे क्वेश्चन में आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो कैसे लगी आपकी क्लास हमें ज़रूर बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे लग रहा है ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा बढ़िया मज़ेदार टॉपिक है, इसको खूब इंजॉय करके पढ़िएगा। कैलकुलेशन करने की स्ट्रेंथ मेंटेन होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। पैसेंस की जरूरत है ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। फिर मस्त रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है।